हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। देखो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, इट अप्लाइज ओनली टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकेंड, third option is first and second both, and fourth option is neither first nor second. And to know the right answer, please watch the details of this topic. आर्टिकल 30 हाल ही में न्यूज में बना रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस को देखते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो आर्टिकल 30 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि it was not the intent of article 30 of the Indian constitution. It was not to ghettoize minorities by insisting that they had the upper hand in administration of the institution. तो यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो हेयर वी कैन सी कि सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज के पास अपर हैंड है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वैसे इंस्टीट्यूशन जिनको माइनॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश किया है अंडर आर्टिकल 30। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि आर्टिकल 30 का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर दिया जाए। यहाँ गेटोइज वर्ड का यूज हुआ है जिसका एक सिनोनिम होता है आइसोलेट, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे। तो क्या है पूरा मामला, तो इसके लिए पहले हम लोग आर्टिकल 30 को समझते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये केस है और उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आर्टिकल 30 को पहले समझो। तो आर्टिकल 30 देखो, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। एंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 रिलेटेड हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज से। ऑल ऑफ अस आर वेल नोन टू द वर्ड माइनॉरिटी। आप सबको पता है कि वैसे लोग जो किसी भी कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज या कल्चर जिनकी पॉपुलेशन कम होती है उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में ये प्रूव किया है या ये बताया है कि माइनॉरिटीज़ क्या होता है। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जिस भी रिलीजन के पॉपुलेशन के लोगों की संख्या लेस देन 50% है उनको माइनॉरिटीज कहा जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस आप जानते हैं कि इंडिया में 70 to 80% पॉपुलेशन हिंदूज की है, हिंदू रिलीजन की है। तो हिंदू रिलीजन को छोड़कर जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, इन सब को माइनॉरिटीज कहा गया है भारत में। और माइनॉरिटीज़ को जो भी फैसिलिटी दिए गए हैं एज पर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कम्युनिटीज़ उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करती हैं, एंटरटेन करती है। तो हम यहाँ आर्टिकल 30 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 29 देखो, किसी भी माइनॉरिटी को उसके कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का राइट देता है। एंड एज पर आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकें और एडमिनिस्टर भी कर सकें। यहाँ वर्ड जो माइनॉरिटी यूज किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि केवल इस्टेब्लिश नहीं, एडमिनिस्टर करने में भी माइनॉरिटीज़ को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ओके, और माइनॉरिटीज़ वर्ड यहाँ आ रहा है तो ये कह दिया गया है आर्टिकल 30 में कि माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन भी हो सकते हैं या माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें, उसे एडमिनिस्टर कर सकें। इन एडिशन टू दैट, आर्टिकल 31A में फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट का एक टर्म लाया गया है। इसको ऐसे समझो कि अगर आर्टिकल 30 के अंडर किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया और बाद में फिर गवर्नमेंट का किसी पर्पज़ के कारण, चाहे वहाँ रोड बनाने का पर्पज़ हो, चाहे एयरपोर्ट बनाना हो या ऐसा कोई इसेंशियल वर्क हो जिसके लिए कि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जब एक्विजिशन करने जाएगी प्रॉपर्टी की तो उसके लिए जो अमाउंट गवर्नमेंट देगी तो वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट अपने मर्जी से नहीं दे सकता है। उसके लिए अमाउंट का फिक्सेशन का एक प्रोविज़न डाला गया है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A में। इसके अलावा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2
ये बताता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब गवर्नमेंट किसी तरह का एड दे रही है, किसी तरह का सहायता दे रही है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे रही है तो फिर वहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी देना होगा। मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट को एड देने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो दैट वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। इसके अलावा देखो क्या है, कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें अगर, तो मैंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माइनॉरिटी वर्ड, इन एडिशन टू दैट आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A में कुछ अमाउंट फिक्सेशन के बारे में एक टर्म दिया गया है। इसे ऐसे समझो, अगर आर्टिकल 30 के अंडर किसी माइनॉरिटी ग्रुप ने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर लिया है और फिर बाद में गवर्नमेंट को किसी पर्पस से इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ रोड बनाना हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगा तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी अमाउंट नहीं दे सकता है। यानी गवर्नमेंट अपने मन से, अपने मर्जी से अमाउंट नहीं दे सकता है इस माइनॉरिटी ग्रुप को कि चलो तुम्हारा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी हमारा हो गया, ऐसा गवर्नमेंट उसे नहीं कह सकता है। इसका अमाउंट का फिक्सेशन हमेशा आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग ही होगा, ये हमेशा याद रखना है हमें। इसके अलावा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए हैं। यहाँ यह कहा गया है कि गवर्नमेंट जब भी किसी तरह का एड प्रोवाइड करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, देखो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो तो गवर्नमेंट खुद चलाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट एड देगी किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो वहाँ वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसे तो रिलीजियस जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो चलाते हैं तो एड हम नहीं देंगे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह सकती है। गवर्नमेंट को इक्वली सारे इंस्टीट्यूशन को एड देना होगा, वेदर इट इज़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो जिस भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो एड सबको इक्वली दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो दिस इज डन इन आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। अब आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है। आर्टिकल 29 में थोड़ा थोड़ा माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, जैसे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इनहेबिटिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर विच इज़ डिफरेंट एंड वेरिड। तो ये जो एक बात लिखा गया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल जिनका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर डिफरेंट है या वेरिड है, उनको माइनॉरिटी बोल रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन माइनॉरिटी का यहाँ क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के बेसिस पर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट लाया गया था और उसमें सेक्शन 2 क्लॉज C में 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटीज डिक्लेयर किया गया है। दो 6 कम्युनिटीज आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स एंड जोरोएस्ट्रियंस यानी कि पारसीज। तो ये 6 कम्युनिटी ऐसे हैं जिनको इंडिया में माइनॉरिटी कहा जाता है और ये रिलीजियस माइनॉरिटी का एक रूप है। आप अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करेंगे तो क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर लैंग्वेज, मदर टंग जिनका डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप्स इज नॉन एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A द्वारा जो भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि उनको कुछ इनफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। अगर उनके स्टेट में कोई बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात को इंश्योर करना है उस स्टेट को कि उस बच्चे को पढ़ाने के दौरान जो प्राइमरी एजुकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन उस बच्चे को दिए जाएंगे वो उसके मदर लैंग्वेज में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका अगर मदर टंग हिंदी है तो आप स्कूल जाते हैं तो आपको इंग्लिश जब पढ़ाया जाता है ना तो आपको हिंदी से इंग्लिश पढ़ाया जाता है। आपको साइंस पढ़ाया जाता है ना तो उसका इंस्ट्रक्शन हिंदी में ही दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है लेकिन उसके जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो बंगाली हैं तो उनके घर में बंगाली लैंग्वेज यूज होता है, तो उस बच्चे को इंग्लिश सीधे हिंदी से नहीं पढ़ाया जा सकता है, उस बच्चे को साइंस सीधे हिंदी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इन प्राइमरी, मैं 1 to 3 क्लास की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो फिर वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो धीरे धीरे सब कुछ टैकल करने लगता है, पेरेंट्स भी उसमें बहुत हेल्प करते हैं उसे। एंड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, वन मोर पॉइंट टू डिस्कस। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को गेटाइज नहीं करता है, यानी आइसोलेट नहीं करता है। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कहा जा रहा है
कि सिटीजन्स शुड बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और गेटिंग हेल्प फ्रॉम स्टेट फंड्स। और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जब भी फंड देगी, एड देगी, तो वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी एड देगी। तो जैसे ही किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट से एड लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि चाहे सीधे स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्टेट फंड से एड लेता हुआ इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सिटीजन वहाँ जाकर पढ़ सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर 20% या 25% कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जिन पर दूसरे कम्युनिटी के भी बच्चे जाकर पढ़ पाते हैं, वहाँ एडमिशन उनका हो जाता है। सो दिस वाज द होल टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक। होप you liked the video. Thanks for watching.